तो कल जहां तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो कंडीशन पहुंच जाते हैं पहले उस पर, ये यहां तक हमने डिस्कशन कर लिया था कि डाउन द ग्रुप जाने पर लगातार साइज बढ़ेगा और साइज बढ़ेगा तो आई डिक्रीज होगा। इसके अलावा अगले पॉइंट को समझते हैं। ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14 और ग्रुप नंबर 15 ये वो ग्रुप्स हैं पी ब्लॉक के जहां पर क्या लगता है बेटा कॉन्ट्रैक्शन। तो आइए उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ग्रुप 13 में हम लोग साइज को समझेंगे और फिर उसी के कंपैरिजन में हम ग्रुप 13 के आईई को कंपेयर करेंगे। ठीक है, साइज और आई को जब कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले ग्रुप 13 में बात करते हैं एलिमेंट जो आते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। याद करिएगा इनके साइज का जब ऑर्डर बनाया था तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, इन दोनों में साइज लगभग बराबर हो जाता था ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। साइज बढ़ जाएगा, साइज लगभग बराबर हो जाएगा ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, ये जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आता था ये क्यों आता था? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर आता था ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, यहां तक तो हम लोगों ने डिस्कशन ऑलरेडी पहले भी कर रखा है तो ये हमको जानकारी है। अब मुझे बताओ, यहां पर शील्डिंग पुअर होती थी, सिग्मा पुअर होता था, तो उसकी वजह से क्या होता था, यहां से यहां जाने पर गैलियम का जेड इफेक्टिव बढ़ जाता था और यहां पर भी थैलियम का जेड इफेक्टिव बढ़ जाता था। मुझे बताइए डी और एफ में से ज्यादा पुअर शील्डिंग किसकी होती थी बेटा? एफ की। तो इसीलिए यहां पर जो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा वो ज्यादा बढ़ेगा एज कंपेयर टू यहां पर। ये पुअर ज्यादा, ये पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन है तो यहां पर जेड इफेक्टिव ज्यादा बढ़ता है, यहां पर जेड इफेक्टिव कम बढ़ता है। अब आइए इसको आई से कंपेयर करते हैं। जब आप बोरॉन से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से गैलियम, गैलियम से इंडियम, इंडियम से थैलियम जा रहे हो तो एक बात को समझिएगा जरा ध्यान से। हमने साइज का ऑर्डर क्यों बनाया? क्योंकि डाउन द ग्रुप हमने कल जो फैक्टर पढ़ा था वो फैक्टर क्या था? रेडियस। रेडियस से सॉल्व करना है, साइज से सॉल्व करना है। जहां पर डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है वहां पर आई क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। जहां पर डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है वहां पर आई क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। और जहां जहां कॉन्ट्रैक्शन लगा है, क्या बोल रहा हूं मैं, जहां जहां कॉन्ट्रैक्शन लगा है, कॉन्ट्रैक्शन लगने की वजह से क्या हुआ है? जेड इफेक्टिव बढ़ा है। तो जहां जहां कॉन्ट्रैक्शन लगा है वहां वहां जेड इफेक्टिव बढ़ा है, और जेड इफेक्टिव बढ़ा है तो अट्रैक्शन बढ़ा है, और अट्रैक्शन बढ़ा है तो आयनेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो इसका रीजन क्या आ गया बेटा? इसका रीजन आ गया ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और इसका रीजन क्या आ गया? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब जरा एक और बात को समझेंगे यहां पर, वो है ग्रुप 13 का एग्जैक्ट ऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। ग्रुप 13 का एग्जैक्ट ऑर्डर बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? एकमात्र ऐसा ग्रुप जहां पर दोनों कॉन्ट्रैक्शन लगते हैं वो ग्रुप कौन सा बेटा? ग्रुप नंबर 13। ये बात बताइए, डाउन द ग्रुप जाने पर आई बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। जनरल ट्रेंड तो ये बोलता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर आई डिक्रीज होगा। तो मुझे बताइए इनमें से मैक्सिमम आई किसकी होनी चाहिए बेटा? बोरॉन की। इसके बाद बोरॉन से कम किसको होना था? एल्यूमिनियम। लेकिन क्या यहां पर गैलियम में और थैलियम में आई कम होने के बजाय बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई बेटा? बढ़ गई। तो इसीलिए गैलियम और थैलियम ऑर्डर में पीछे नहीं आएंगे, आगे आ जाएंगे, और आगे आएंगे, और उनमें से भी ज्यादा आगे गैलियम आएगा कि थैलियम आएगा? थैलियम आएगा, क्योंकि उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन था वो ज्यादा पावरफुल था, और इसलिए यहां पर थैलियम और फिर गैलियम। ये दोनों आगे क्यों उठ के आ गए? क्योंकि इनके अंदर क्या लगा था? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका जेड इफेक्टिव बढ़ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो आई बढ़ गया, और इसीलिए ऑर्डर में आगे आ गए। अब बचा कौन कौन है बेटा? एल्यूमिनियम और इंडियम, और इन दोनों में तो कोई कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट्रैक्शन नहीं था। तो डाउन द ग्रुप जाने पर इनके अंदर साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो आईई डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर आ जाएगा एल्यूमिनियम और यहां पर क्या आ जाएगा? इंडियम। तो ये ग्रुप 13 के एग्जैक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। ये हॉचपॉच ऑर्डर है, इसमें तो एक कम एक बढ़ेगा, एक कम एक बढ़ेगा, इससे कुछ समझ नहीं आएगा आपको। तो जब भी एग्जैक्ट ऑर्डर बनाने को बोले तो एग्जैक्ट ऑर्डर ये बन के आएगा। इसके आगे आने का रीजन क्या है? इसमें क्या लगा है बेटा? एलसी। और इसके आगे आने का कारण क्या है? इसमें क्या लगा है? टीसी। और टीसी और एलसी में से एलसी ज्यादा आगे आएगा। अब इस ऑर्डर को हमको याद तो करना है। देखो ऑर्डर जैसा बनना चाहिए था वैसा तो नहीं है, कुछ हटके है, तो याद तो करेंगे। तो याद कैसे करेंगे? बोतल में गया अलादीन। कैसे याद करेंगे इसको? बोतल में गया अलादीन। तो बोतल में गया अलादीन याद हो जाएगा अपने को। भैया बोतल में गया अलादीन। अब एग्जाम में बोतल में गया अलादीन ऐसे दे दिया तो निपट जाओगे। अरे बोतल में गया अलादीन, बोतल में गया अलादीन, अगले साल फिर। क्या बात समझ में आ रही है आपको यहां पर? तो आपको यह समझना है कि बोतल में गया अलादीन तो ठीक है, लेकिन ऑर्डर में इंक्रीजिंग है
कि डिक्रीजिंग है, वो भी समझना बेटा। जब भी ट्रिक आपको बताई जाएगी ना, एक बात क्लियरली समझ लेना आपको ट्रिक में, क्योंकि ट्रिक में कुछ गड़बड़ हुई है तभी ट्रिक बताइए, अगर नॉर्मल ऑर्डर होता तो ट्रिक की जरूरत ही नहीं होती। तो आपको ऐसे केसेस में, शुरू से आखिरी तक की बात कर रहा हूं, ये आपको हमेशा पहले और आखिरी एलिमेंट को देखना होगा। किसको देखना होगा? पहले और आखिरी को। और पहले और आखिरी को देखो और मुझे बताओ आप टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हो? आई। इधर कौन आ रहा है पहले नंबर पे? बोरोन। और इधर कौन आ रहा है? इंडियम। मुझे बताइए बोरोन और इंडियम के डाउन द ग्रुप ऐसे है कि नहीं? है। और डाउन द ग्रुप जाने पर आई क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए, मतलब इसका आई ज्यादा और इसका आई कम। क्या बात समझ में आ रही है कि ये ऑर्डर इनकरेक्ट हो जाएगा और ये ऑर्डर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। छापिए इसको फटाफट, आगे बढ़ते हैं ग्रुप 14 और 15 पे। बोतल में गया अलादीन। मॉड्यूल वगैरह सॉल्व कर लिए? कल डिस्कशन रखेंगे अपन, है ना? टाइमिंग बता देंगे, अभी हो जाएगा अनाउंस। क्लास, हाँ बिल्कुल लगेगी क्लास। डिस्कशन भी पढ़ाएंगे भी। आधा घंटा डिस्कशन, बाकी समय पढ़ाई। तो थैलियम की जितनी रेडियस होनी थी उतनी है क्या? थैलियम की रेडियस ज्यादा है, पर जितनी ज्यादा होनी चाहिए थी उतनी ज्यादा है क्या? उससे कम हो गई ना। क्यों कम हुई? कॉन्ट्रेक्शन क्यों लगा? जेड इफेक्टिव बढ़ा। तो अल्टीमेटली फैक्टर जो लगेगा वो कौन सा लगेगा? जेड इफेक्टिव ही लगेगा। भाई थैलियम को जितना साइज होना था अगर उतना ही रहता तो फिर आप जो चीज सोच रहे हो वो सही होती। लेकिन यहां पर कॉन्ट्रेक्शन तो लग गया है, और कॉन्ट्रेक्शन लगा है तो वो अपना रिजल्ट जरूर दिखाएगा बेटा। चलिए, है ना? अब ये लिख लिया होगा सब लोगों ने। आगे बढ़ते हैं ग्रुप 13 के बाद ग्रुप नंबर 14 और 15 की तरफ। ध्यान सुनिएगा, ग्रुप 14 और 15 की जब हम बात कर रहे हैं, देखो 13 का ऑर्डर हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, 14 और 15 पे आते हैं। 14 और 15 में डायरेक्टली हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी पे। यहाँ पर कोई साइज वाइज की बात नहीं समझेंगे। मैंने आपको सीधे सीधे एक पॉइंट बोला, डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। जहां जहां कॉन्ट्रेक्शन लगेगा वहां वहां आई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ध्यान सुनिएगा, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, काशी गए संत प्रभु, आई कम होती जा रही है। लेकिन यहां पर क्या लगता है बेटा? लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन। और जहां जहां कॉन्ट्रेक्शन लगेगा वहां वहां आई बढ़ जाएगी। इसके लिए अगर हम लोग एग्जैक्ट ऑर्डर बनाए ना, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और ये जो एस एन पीबी ना, बस ये दोनों आपस में फ्लिप हो जाएंगे। यहां पर आ जाएगा पीबी और यहां क्या आ जाएगा? एस एन। और इसके आगे आने का कारण क्या हो गया? लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन। ध्यान सुनना, पिछले वाले ऑर्डर में बॉटल में गया अलादीन में, जिसमें कॉन्ट्रेक्शन लगा था वो यहां आ गया था, पर यहां पर ये पीछे है। ऐसा क्यों है? क्योंकि धीरे धीरे याद करिए कॉन्ट्रेक्शन वीक पड़ने लगता है। 13 में कॉन्ट्रेक्शन थोड़ा पावरफुल होगा, 14 में वीक पड़ जाएगा और 15 पे आते आते लगभग खत्म हो जाता था। और इसीलिए यहां पर देर विल बी नो इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन। यहां पर डाउन द ग्रुप जाने पर लगातार जो है आईई क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। मतलब इसका ऑर्डर आपको कैसा मिलेगा? नॉर्मल ऑर्डर मिल जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट। तो 13 में कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा पावरफुल था, इसलिए जो चेंज हुआ वो ज्यादा हुआ। 14 में कॉन्ट्रेक्शन वीक पड़ने लगा और 15 तक आते आते ऑलमोस्ट कॉन्ट्रेक्शन खत्म हो जाता है, इसलिए उसका कोई इफेक्ट नहीं आ पाता।
अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला जो केस आता है बेटे यहां पर, उस पर बढ़ते हैं डी ब्लॉक के ऊपर। ध्यान से देखिएगा, डी ब्लॉक के ऊपर डिस्कशन करना है। मैं आपको समझाता हूं। यहां पर एस और पी ब्लॉक के केस को समझने के बाद हमें समझना है किसके बारे में, डी ब्लॉक के बारे में। और डी ब्लॉक में हमें जो समझना है वो कौन सी सीरीज आती है बेटा, 3D सीरीज। ध्यान सुनिएगा, अभी हम लोगों ने एस और पी ब्लॉक के लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड और टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप की जो कंडीशंस थी वो डिस्कस करी, ठीक है। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाने पर हमने ये पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड चाहे सेकंड पीरियड रहा हो चाहे थर्ड पीरियड रहा हो, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आई बढ़ेगा और साथ में S1 S2 P1 और P3 P4 में क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। और डाउन द ग्रुप जाने पर विदाउट कॉन्ट्रेक्शन वाले ग्रुप में लगातार आई डिक्रीज होगा और विद कॉन्ट्रेक्शन वाले में वैसे तो डाउन द ग्रुप जाने पर आई डिक्रीज होगा, लेकिन जहां जहां कॉन्ट्रेक्शन लगा है वहां वहां आई बढ़ जाएगा। इस तरह की हमने बात करी। अब आते हैं यहां पर, ध्यान सुनना। 3D सीरीज के लिए एनसीईआरटी के अंदर आपको IE1, IE2 और IE3 तीन वैल्यूज दे रखी है बेटा, और इन तीनों के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मेनली क्वेश्चन जो आता है वो IE3 पर आता है, बट IE1 2 3 तीनों दे रखा है, इसलिए तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एलिमेंट बताइए मुझे। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेकोनी क्यों जान, है ना, इस तरह से याद करते हैं। फेकोनी क्यों जान जलाती हो, या जान से याद कर लेंगे। इसी तरीके से यहां पर अभी कुछ लिखना नहीं है आपको, ध्यान सुनते जाइएगा। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेकोनी, और यहां पर भी एलिमेंट आके मुझे बताइए, ये जो एलिमेंट्स अपन लिख रहे हैं क्या ये लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड के एलिमेंट्स हैं या नहीं है बेटा, है। और लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाने पर हम जो फैक्टर लगाते हैं वो कौन सा फैक्टर लगाते हैं बेटा, जेड इफेक्टिव। अच्छा, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है या कम होता है बेटा, बढ़ता है। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आई भी बढ़ना चाहिए। ध्यान सुनना, अभी कुछ लिखेंगे नहीं, इसके आगे चेंज करूंगा मैं। इनमें कायदे से ऑर्डर क्या बन रहा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, दिमाग में फिट कर लीजिए, जैसे सेकंड और थर्ड पीरियड में हम लोगों ने बात करी थी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जनरली आई क्या होना चाहिए बेटा, बढ़ना चाहिए। तो यहां पर भी लेफ्ट टू राइट जाने पर जनरली आई क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। चाहे वो I1 का ऑर्डर हो, चाहे I2 का ऑर्डर हो, चाहे IE3 का ऑर्डर हो। ये बात पहले दिमाग में फिट करिए कि लेफ्ट टू राइट जाने पर IE जनरली क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब आगे सुनते हैं। इसमें से जो I1 है, क्योंकि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में याद करिए कॉन्फ़िगरेशंस में एक्सेप्शंस आते थे कि नहीं आते थे, आते थे। क्या इसके रेडियस में भी एक्सेप्शंस आए थे कि नहीं आए थे, आए थे। तो इसमें भर भर के एक्सेप्शन आते, तो आई में भी डेफिनेटली एक्सेप्शंस आएंगे। उनमें से I2 और I3 के जो एक्सेप्शंस है वो समझने लायक है, मतलब उसको आप समझ जाओगे, जैसे मैं बताऊंगा आराम से समझ में आता है। I1 के जो एक्सेप्शंस है उनके भी एक्सप्लेनेशन है हालांकि, लेकिन वो आपके लेवल से ऊपर के, तो अपन उसको याद ही करेंगे। याद कैसे करना है वो मेरी दिक्कत है, वो मैं बताऊंगा आपको कि याद ऐसे करना है, ठीक है। तो पहली बात अपन ये समझिए कि लेफ्ट टू राइट जाने पर चाहे I1 का क्वेश्चन है, चाहे I2 का क्वेश्चन है, चाहे I3 का क्वेश्चन है, लेफ्ट टू राइट जाने पर आई बढ़ेगा। I1 का ऑर्डर हमें याद करना पड़ेगा, 2 और 3 को हम समझ के याद कर सकते हैं आराम से, ठीक है। पहले आते हैं I1 पे। I1 को याद कैसे करना है, तो याद करने का तरीका है टी कॉफी के बाद। क्या है याद करने का तरीका, टी कॉफी के बाद। चाय कॉफी, टी कॉफी, ठीक है। हाँ, तो टी कॉफी के बाद, टी कॉफी के बाद पूरा याद करना है, टी कॉफी के पहले कि टी कॉफी के बाद, टी कॉफी के बाद। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो तीन एलिमेंट है ना, टाइटेनियम, कोबाल्ट और आयरन, इनके बाद वाला ऑर्डर चेंज करना है आपको। क्या करना है, बाद वाला ऑर्डर चेंज करना है। आइए इस पे बात करते हैं। बाद वाले ऑर्डर को देखें, ये रहा टी के बाद वाला ऑर्डर, ये रहा को के बाद वाला ऑर्डर, और ये रहा फी के बाद वाला ऑर्डर। इन तीनों ऑर्डर्स को आपको क्या कर देना है बेटा, चेंज कर देना है। मतलब इसके बाद वाला ऑर्डर, इसके बाद वाला ऑर्डर और इसके बाद वाला ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले बोलिए, I1 के अंदर लेफ्ट टू राइट जाने पर जनरली आई क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन तीन जगह चेंजेस आएंगे, वो तीन जगह कहां कहां चेंजेस आएंगे बताइए, टी कॉफी के बाद। आगे बढ़ते हैं, टी कॉफी के बाद चेंज आ जाएगा। अब आते हैं I2 और I3 पे। बेटा I1 का मतलब क्या होता था, विदाउट रिमूविंग एनी इलेक्ट्रॉन राइट द कॉन्फ़िगरेशन। I2 का मतलब क्या होता था, रिमूव वन इलेक्ट्रॉन एंड राइट द कॉन्फ़िगरेशन। एंड I3 का मतलब होता था रिमूव टू इलेक्ट्रॉन एंड राइट द कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे बताओ, रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, मुझे एक बात बताओ, कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं मैं इन सबका। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था, 4s2 3d1। इलेक्ट्रॉन आया तो लास्ट 3d में, लेकिन निकलेगा कहां से, 4s से। और 4s में से दो इलेक्ट्रॉन है, 4s2, 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बचेगा, 4s1। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d2, पर निकलेगा 4s से।
4s से निकालोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे? एक। 4s2 में से एक निकालोगे, ये क्या बनेगा? 4s1। ये भी बनेगा 4s1। इसका कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल हुआ करता था। क्या होता था बोलिए? 4s1 3d5। इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से? 4s से पहले। कितना इलेक्ट्रॉन? एक। एक था, ये एक निकल गया, तो बचा क्या? 3d5। फिर इन सब में 4s1 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 4s1, और यहां आ जाएगा 3d10, और यहां आ जाएगा 4s1। अब जिसको ये कॉन्फ़िगरेशन ना आती हो वो घर पे जाए, कॉन्फ़िगरेशन पढ़े एक बार जो बता रखा है, और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इस पे भी बात कर लेते हैं। पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं। बताइए स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s2 3d2 पर इलेक्ट्रॉन पहले, सॉरी 4s2 3d1 पर इलेक्ट्रॉन पहले कहां से निकलेगा? 4s से। कितने इलेक्ट्रॉन? दो। 4s2 थे, दोनों निकाल दिए, तो बचा क्या? 3d1। यहां क्या बचा? 3d2। यहां क्या बचेगा? 3d3। और यहां पर इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3d4। यहां पर बचेगा 3d5। याद करिए जब हमने एफ ब्लॉक में रेडियस का ऑर्डर पढ़ा था +3 में, तो मैंने एक बात बोला था, रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयन के केस में हर कॉन्फ़िगरेशन आता है, ये वही बात चल रही है। D1 से लेकर लगातार D10 तक जाएगा ये, जैसे वहां पर F1 से लेकर लगातार F14 तक गया था जब हमने +3 में रेडियस का ऑर्डर पढ़ा था। ये आ गया, ये इनके कॉन्फ़िगरेशंस लिख दिए, और ये आप आराम से निकालने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आगे बात सुनिएगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर आई क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेफ्ट टू राइट जाने पर आई क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। बेटे यहां से इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे? 4s से। यहां से भी 4s से। दूसरा जो अब निकालोगे इसके बाद, रिमूव करें, एक तो निकाल दिया, दूसरा निकालना है। कहां से निकालना है? 4s 4s 4s। बताइए इलेक्ट्रॉन एक ही जगह से निकालना है कि नहीं निकालना? निकालना है। और लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो बताइए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा। आई बढ़ रही है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। क्या S1 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है या अनस्टेबल होता है? अनस्टेबल। क्या ये D5 स्टेबल है? और जब एक स्टेबल के ठीक बाद एक अनस्टेबल आ जाए तो क्या आई का ऑर्डर घूम जाता है? बेटा एक्सचेंज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो ऑर्डर है ना, ये घूम जाएगा बेटा, ऐसा। आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखते आइएगा। मुझे बताइए फिर से, S1 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 सब कुछ सेम चल रहा है, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। D10 पे जब आप आए तो क्या ये स्टेबल और ये उसके बाद ठीक अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं है? बेटा है। और एक स्टेबल के ठीक बाद अगर एक अनस्टेबल आ जाए तो आई का ऑर्डर क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। तो अगर आई का ऑर्डर यहां पर घूम जाएगा तो इसका मतलब है ये ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। अब देखो, पहले वाले को याद करने का तरीका क्या बोला? टी कॉफी के बाद उसको तो रटना ही है आपको। इसको आप समझ के सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, फिर भी एग्जाम में जल्दी सॉल्व करना तो याद होनी चाहिए चीजें। इसको कैसे याद करेंगे? कुकर के बाद। पहले में क्या बोला गया है? टी कॉफी के बाद, और दूसरे में क्या बोला गया है? कुकर के बाद। कुकर, या फिर ये वो एलिमेंट्स है जिनके कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शंस आया करते थे, तो उनके बाद वाला ऑर्डर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो पहला वाला बताइए, I1 में कहां कहां चेंज आएगा? टी कॉफी के बाद। I2 में कहां चेंज आएगा? कुकर के बाद। क्या इसको आप आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं बेटा? हाँ। अब आगे आता हूं I3 में। बेटा यहां इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है? 3d 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 3d। एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन आप निकालने वाले हो, और क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर आई बढ़ता है कि कम होता है? बेटा बढ़ता है। अच्छा इसमें से बताइए कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है क्या? कौन है? D5। और स्टेबल के ठीक बाद एक अनस्टेबल। अगर एक स्टेबल है और उसके ठीक बाद एक अनस्टेबल है, तो बताइए आई का ऑर्डर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये इधर, तो बताइए किसके बाद चेंज आया? मन के बाद। तो तीन जगह चेंज आएगा, I1 I2 I3 में। और इसमें से ध्यान सुनिएगा, है ना, एक और यहां पर आपको कंडीशन बता दूं। I1 में कितनी जगह चेंज आया? तीन जगह। 2 में दो जगह। 3 में एक जगह। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्या बात समझ में आ रही है? तो I1 में कितनी जगह चेंज आएगा? तीन जगह। कौन कौन? टी कॉफी के बाद। I2 में कहां का चेंज आएगा? कुकर के बाद। और I3 में कहां चेंज आएगा? मन के बाद। इन दोनों को आप समझ के सॉल्व कर सकते थे, समझा दिया कॉन्सेप्ट, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। टी कॉफी के बाद नोट करिए इन ऑर्डर्स को, आगे बढ़ते हैं। 3 मिनट का समय शुरू होता है अब।
1 मिनट समाप्त। नहीं, ऐसा नहीं करेगा बेटा। खुद अपनी मुसीबतें क्यों बढ़ाना चाहते हो? नहीं पूछेगा इतना रे, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है। अपन तो बहुत पढ़ते हैं, क्वेश्चन आता है 40%, अपन पढ़ते हैं 140%। और वो पढ़ना पड़ता है कि कभी एक आध उटपटांग क्वेश्चन आ गया तो बाद में गाली न बको, ये तो पढ़ाया ही नहीं था। मास्टर की गलती की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो गलती अपने ऊपर क्यों ले? पढ़ लो। लास्ट 30 सेकेंड्स। कईयों की लिखने की रफ्तार तूफानी हो चुकी है, है? लास्ट 10 सेकेंड्स। चले ना, अब आगे बात करते हैं बेटा। डी ब्लॉक में 3D सीरीज को डिस्कस करने के बाद डी ब्लॉक में हम लोग किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं बेटा? ग्रुप के बारे में, ठीक है। इना ग्रुप डी ब्लॉक की जब बात होती है तो देखो आपके सामने डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 से लेकर कहां तक है बेटा? ग्रुप नंबर 12 तक। 3, 4, 5, 6, 10 और 7, 8, 9, 11, 12 टोटल, मतलब 3 से लेकर 12 सारे ग्रुप्स आ गए इसके अंदर। एक बात आपको यहां पर समझनी है, डी ब्लॉक में एनसीईआरटी ने 3D सीरीज की वैल्यू दे रखी है, जिसका ऑर्डर मैंने बनवा दिया। 4D और 5D का वैल्यू एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, और इसीलिए जब भी सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन किसका आएगा? केवल 3D का। कभी भी 3D, 4D, 5D के कंपैरिजन का क्वेश्चन नहीं आएगा, ना आज तक कभी आया ना आएगा। लेकिन फिर भी अपने को यहां पर एक नोट समझना, ये काम का है अपने लिए, ठीक है। ये नोट समझने के लिए हम इन ऑर्डर्स को पढ़ रहे हैं। ये ऑर्डर्स के ऊपर क्वेश्चन अभी आपको कभी भी एग्जाम में नहीं आया है ना आएगा, लेकिन फिर भी एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर कंक्लूजन समझना हमें कि इनका कंक्लूजन क्या निकलता है, और कंक्लूजन को समझने के लिए हम इन ऑर्डर्स को देख रहे हैं। आपसे याद हो जाए कर लेना, नहीं हो छोड़ देना, ठीक है। अब आगे सुनिए, ये काम का है आपके लिए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू ये अपने लिए काम का है, और इसी को अपने को डिस्कस करना है, और इसके लिए अपने को ये देखना पड़ेगा। बस एक बार देख लीजिए, विजुअलाइज कर लीजिए, लिख भी लेंगे, नोट्स में लिखेंगे जरूर, लेकिन लिखने के बाद मेंशन भी कर लेना कि नीट के लिए काम का नहीं है। क्यों बता रहा हूं ऐसी बातें? क्योंकि मार्केट में मैंने वही बोला ना, अपने को पढ़ना 140% पड़ता है। मार्केट में आप इधर उधर के क्वेश्चन लगाओगे लास्ट में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं खुद ही बोलूंगा क्वेश्चन लगाओ लास्ट में, है ना। तो क्वेश्चन लगाओ बोलूंगा तो मैं बोलूंगा जहां से जो क्वेश्चन मिले लगा लो। अब जहां से जो क्वेश्चन मिले लगा लो में तो कभी ये क्वेश्चन मिल जाएगा, कभी वो क्वेश्चन मिल जाएगा। अब वो क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपके काम के नहीं है, लेकिन जब आप करोगे सॉल्व तो आपको हो सकता है वहां परेशानी आए तो फिर आप किसको देखोगे? नोट्स को देखोगे, नोट्स में देखोगे तो मिल जाएगा। तो अपने को वहां लिखा हुआ मिलेगा कि नीट के लिए काम का, फिर अपने को समझ में अच्छा ये वाला नहीं करना है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये लिखते हुए चलेंगे अपन कि क्या चीज नीट के लिए जरूरी है, क्या चीज नीट के लिए जरूरी नहीं है। क्योंकि एग्जाम में लास्ट में जब रिवीजन करना होता है ना, तो रिवीजन करते वक्त अपने को ये दिख जाएगा कि भाई पहले तो ये पढ़ना है, बाद में अगर फेफड़ों में गुर्दों में जान बचे तो उसके बाद ये भी पढ़ लेना है, पर पहले तो इसको पढ़ना रहेगा ना, टाइम के हिसाब से काम चलता है। चलिए आइए बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप 3 के बारे में। बेटा एक बात बताओ, डी ब्लॉक में जब कॉन्ट्रैक्शन की बात होती थी तो बेटा कॉन्ट्रैक्शन कहां से कहां तक लगता था? ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 12 तक। ग्रुप 3 में कोई कॉन्ट्रैक्शन था या नहीं था? नहीं था। इसका रिजल्ट कॉन्ट्रैक्शन जैसा आता था, पर इसमें कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली लगता नहीं था। और बेटा जहां कॉन्ट्रैक्शन नहीं है वहां पर नॉर्मल वाला ग्रुप फॉलो होगा, विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वाला। और विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वाले ग्रुप में बताइए डाउन द ग्रुप जाने पर आईई बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं सेकेंड ईयर लाएंगे एसी में आईई का वैल्यू क्या होता जा रहा है? कम। ये बिल्कुल अलग। अब आते हैं आगे। डी ब्लॉक में आप देख सकते हो 3 अलग अलग तरह के ट्रेंड्स आपको दिख रहे हैं। ग्रुप 3 का ट्रेंड बिल्कुल अलग है, और 4 से 12 में 2 अलग अलग सीरीज है। 4, 5, 6, 10 का ऑर्डर एक जैसा है,
और ग्रुप नंबर 7, 8, 9, 11, 12 का ऑर्डर एक जैसा देखने को मिलता है। 4, 5, 6 और 10 का ऑर्डर एक जैसा होता है। 7, 8, 9, 11, 12 का ऑर्डर एक जैसा होता है। अब देखो ये वाला जो ऑर्डर है ये परफेक्ट ऑर्डर है, ऐसा ही सबका होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था याद करिए, 3D से 4D जाने पर रेडियस बढ़ता है, और रेडियस बढ़ता है तो आई क्या होनी चाहिए, कम। और 4D 5D में क्या लगता था, लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन, और जहां जहां कॉन्ट्रेक्शन लगेगा वहां वहां आई बढ़ जाएगी। तो ये वाला जो ऑर्डर है ना ये परफेक्ट ऑर्डर है, ये सबका ऑर्डर होता तो कोई परेशानी नहीं होती, फिर तो आपने को सब कुछ समझ में आता। ये तो समझने वाला ऑर्डर है। अच्छा मुझे बताइए, यहां पर मैंने एरो बनाया, 4D से ज्यादा 3D भी है और 4D से ज्यादा 5D भी है, लेकिन दोनों में से ज्यादा कौन है बेटा, 5D। मुझे बताओ 3D 4D 5D में से सबसे ज्यादा कौन है, कौन है। अब आइए इधर, 4D 5D में क्या लगता है बेटा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन जहां जहां कॉन्ट्रैक्शन लगेगा वहां वहां आई बढ़ जाएगी। और 3D और 4D में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, 3D से 4D जाने पर आई कम होना चाहिए था, यहां कम नहीं हो रहा, यहां बढ़ रहा है। ये एक्सेप्शन है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दुनिया में, कोई बना दे मतलब बेवकूफ बनाया तुमको, ठीक है, समझ जाना। तो 3D 4D में देयर इज नो एक्सप्लेनेशन। आपको वैल्यू वैसे भी याद नहीं करनी, हमको तो जो पॉइंट समझना वो समझिए। मुझे बताइए 3D 4D 5D में ज्यादा कौन है, 3D 4D 5D में ज्यादा कौन है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर ग्रुप 3 को छोड़ दें तो ग्रुप 4 से लेकर 12 तक कोई भी ग्रुप आ जाए, 3D 4D 5D में से मैक्सिमम कौन होगा, 5D। बस हमें यही ध्यान रखना है कि IE ऑफ 5D एलिमेंट्स इज मोर देन 3D एंड 4D मेंबर्स। कहां से कहां तक, ग्रुप नंबर 4 से लेकर 12 तक। तो ये ऑर्डर से लिख लीजिए, इससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी बस। बाकी हमारे काम का जो पॉइंट है वो यही पॉइंट है। कभी भी बोले 3D 4D 5D कोई भी दे दे, 4 से लेकर 12 तक का ग्रुप का कोई भी एलिमेंट दे दे, टी जरा हाफ, वे नवाब थे, करोड़ों मोल वाला, मन तक रे, फिर रूठा ओसामा, है ना, कौन रहेगा इरेगुलर, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, इनमें से कोई भी एलिमेंट दे दे 3D 4D 5D का, तो सेम ग्रुप में 3D 4D 5D में से मैक्सिमम आई का क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो आंसर विल बी 5D एलिमेंट। और उसके होने का कारण भी हमें पता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। लिख लिया बेटा सबने। अब देखो ये तो हम लोगों ने बात करी यहां पर डी ब्लॉक के बारे में। डी ब्लॉक में हमें लेफ्ट टू राइट 3D सीरीज के बारे में तो समझ नहीं था, और साथ ही साथ डाउन द ग्रुप में एक नोट हमें समझना था, वो नोट आपको बता दिया गया। बाकी वो ग्रुप के जो ऑर्डर्स हैं वो काम के नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, बट फिर भी लिख ले, बाद में कभी इधर उधर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जरूरत पड़ जाए तो आपके नोट्स में कम से कम लिखा होना चाहिए, ताकि अननेसेसरी कहीं बार बार भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई इसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है। चले अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक डिस्कस हो चुका है। बात करेंगे एफ ब्लॉक के बारे में। एफ ब्लॉक के बारे में आई के अंदर एनसीईआरटी ने ज्यादा कुछ दे नहीं रखा है, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उन दोनों में से स्टेटमेंट आपके सामने आ रहा है पहला, इसको नोट डाउन कर ले, स्टेटमेंट को एज इट इज। इसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं, पहले ये स्टेटमेंट लिख ले। 15 सेकंड का समय है आपके पास, तूफानी रफ्तार से लिखना चालू कर दे। IE1 and IE2 of lanthanides is almost comparable. IE1 and IE2 of lanthanides is almost comparable. IE1 and IE2 of lanthanides is almost comparable with IE1 and IE2 of calcium. Comparable with IE1 and IE2 of calcium. Comparable with IE1 and IE2 of calcium. चले आइए अब इस पर डिस्कशन करते हैं, ये कहना क्या चाहता है। अच्छा ये जो पॉइंट अभी आपने लिखा है ना, इसी के आगे एक और पॉइंट कंटिन्यू कर लेना। द अबव पॉइंट इज ऑल्सो वैलिड फॉर
the above point is also valid for the above point is also valid for lanthanum atomic number 57, La जो होता है lanthanum atomic number 57। भाई एटॉमिक नंबर 57 जो लैंथेनम है उन्हीं के नाम पे तो इनका नाम क्या रखा गया है, लैंथेनाइट्स। मैंने आपको पहले भी बोला है कि बेटा ये जो सिर पर नदियां प्रेम की समाई है ना, और ये एलिमेंट्स आ गए आपके 58 से लेकर 71, ये सब क्या कहलाते हैं बेटा, लैंथेनाइट्स। और लैंथेनाइट्स का नाम किसके नाम पे रखा गया है, लैंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 57। तो मैंने आपको पहले ही बोला इनके साथ वाले क्वेश्चन में कई बार ये आपको फ्री में चिपका के दे देगा, तो आपको इसको इसी सीरीज का पार्ट मानते हुए सॉल्व कर देना है। तो जो बात हम लोग इनके लिए पढ़ रहे हैं ना, इनके लिए, वो बात इसके लिए भी वैलिड होती है। और वो बात क्या है, आइए उस पर बात करते हैं। ये जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, ये डी एंड एफ ब्लॉक में एनसीईआरटी का लाइन है, और ये क्वेश्चन एम्स में आ चुका है पहले। जब एम्स हुआ करता था, अब तो हार चढ़ गया एम्स के ऊपर, तो जब एम्स हुआ करता था तब ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और जब ये क्वेश्चन आया तो हवा नहीं लगी लोगों को, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइनें को तवज्जो नहीं दिया जाता था उस समय तक। अब तो ठीक है, बहुत सारे लोग एनसीईआरटी को है ना पढ़ने लग गए, पढ़ाने लग गए। पर आइए इस पे बात करते हैं। ये कहता क्या है, ये कहता ये है कि सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम का जब आप सबका I1 निकालोगे ना, इन सब का 58 से लेकर 71, इवन 57 का भी, इन सब का जब आप I1 निकालोगे तो इन सब का I1 ऑलमोस्ट 600 किलो जूल पर मोल के आसपास आता है। कितना आता है, 600 किलो जूल पर मोल। 57 से लेकर 71 सबका I1 का वैल्यू 600 के आसपास है। कोई 2, 4, 5, 10 किलो जूल पर मोल कम होगा, कोई 2, 4, 5, 10 किलो जूल पर मोल ज्यादा होगा, लेकिन रहेंगे 600 की रेंज में ही, ठीक है। इसी तरीके से जब आप इन सब का I2 का वैल्यू निकालोगे तो इन सब के I2 का वैल्यू आता है 1200 किलो जूल पर मोल के आसपास। कितने के आसपास आता है बेटा, 1200 किलो जूल पर मोल के आसपास आता है। तो इन सब का I1 भी आपस में लगभग बराबर, और इन सब का I2 भी आपस में लगभग बराबर। और इन सब का जो I1 का वैल्यू 600 है ना, ये वैल्यू है कैल्शियम के I1 की, और इन सब के जो 1200 की वैल्यू है ना, वो है कैल्शियम के I2 की। तो बोला ये जा रहा है कि सारे लैंथेनाइट्स का I1 कैल्शियम के I1 के कंपेरेबल होता है, बराबर होता है, और सारे लैंथेनाइट्स का I2 का वैल्यू कैल्शियम के I2 के कंपेरेबल होता है। और यही बात यहां लिखी गई है कि I1 एंड I2 ऑफ लैंथेनाइट्स इज कंपेरेबल विद I1 एंड I2 ऑफ कैल्शियम। कभी भी एग्जाम में आ जाए कि कैल्शियम का I1 किसके बराबर है या किससे कंपेरेबल है, और इनमें से कोई ऑप्शन दिया हो तो आपको इनको टिक करके आना है। किसका I2 कैल्शियम के बराबर है, तो ऑप्शन इनमें से कोई दिया हो तो इसको टिक करके आना है, क्योंकि इनकी सबकी वैल्यू I1 और I2 की लगभग क्या होती है, बराबर, ठीक है। ये बात हमने लिख ली, ये बात हमने समझ ली। आगे सुनिएगा, एक बात बताओ, अगर आपको बोला कि कैल्शियम का I1 कितना है बेटा 600, कैल्शियम का I2 कितना है बेटा 1200, तो बताइए कैल्शियम का I3 कितना होगा, 1800 की 2400, 1800 की 2400। बोलिए क्या होगा, बोलिए क्या होगा, एपी की जीपी, एपी की जीपी क्या होगा, ये होगा, ये होगा। सक्सेसिव आई हमेशा बढ़ती है। ये 600 है तो ये उससे ज्यादा होगा, ये 1200 है तो ये उससे ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, क्या होगा, आंख मूंद करके भरोसा ना करें। आपने यहां देखा कि ये 600 है, ये 1200 है, तो आपने क्या सोचा कि 600 बढ़ा दो, या इसका ये डबल है तो इसका डबल ये कर दो। ऐसा कुछ नहीं होता। यहां पर इन दोनों में ऐसा हो गया, ये मात्र एक संयोग है, महज एक इत्तेफाक है। ये इत्तेफाक हर जगह नहीं लगेगा। तो इसीलिए ऐसा कॉन्सेप्ट मत बना लेना दिमाग में कि अगर किसी का I1 दे रखा है और किसी का I2 दे रखा है तो I1 और I2 का वैल्यू एक दूसरे का डबल होगा। ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होता। I1 से ज्यादा होगा I2। अब वो कितना भी हो सकता है, 601 भी हो सकता है और वो 12,000 भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशन है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मत बना लेना, क्योंकि ये दो वैल्यू जब लिखी जाती है उसको देखकर कोई बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि भाई I1 ये है तो I2 इतना होगा। तो आपको एग्जाम में बाई चांस एक एलिमेंट X बोल दिया और बोल दिया भाई इसके I1 का वैल्यू मान लो 100 है
और आपको बोला इसका I2 का वैल्यू निकालो, तो इसका I2 का वैल्यू 200 मत निकाल के आ जाना, उसका I2 का वैल्यू मोर देन 100 होगा। वो जो ऑप्शन होगा मोर देन 100 का वो आपको टिक करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके सामने यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें से अभी फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करेंगे, ये अभी मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है, केस नंबर 5 का क्वेश्चन है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है ये हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इनटू करेक्ट ऑर्डर ऑफ आई। बेटा ये बात बताओ, यहां पर कुछ भी नहीं बोल रखा है, सिर्फ आई बोल रखा है, तो हम किसको मानेंगे? फर्स्ट आई, सेकंड आई, थर्ड आई, क्या मानेंगे? फर्स्ट आई। मुझे बताइए सबसे पहले जो सेकंड नंबर पे क्वेश्चन है ना, आइए इसको सॉल्व करते हैं। और अब आप बताते जाएंगे मुझे, है ना, क्योंकि अब आपसे उम्मीद रखी जाती है इतना कि आप कम से कम टाइप्स को पहचानने लग जाओगे। मुझे बताइए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये न्यूट्रल है या चार्ज है? बेटा न्यूट्रल। और अगर चार्ज होते तो मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक या डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट देखता। न्यूट्रल है तो मुझे क्या क्या देखना है? लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप और रैंडम। मुझे बताइए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या दिमाग में चमकता है? क्या क्या होगा ये? सेम पीरियड या सेम ग्रुप? सेम ग्रुप। सेम ग्रुप में दो तरह के ग्रुप है, विद कॉन्ट्रैक्शन, विदाउट कॉन्ट्रैक्शन। ये कौन सा ग्रुप है? विदाउट कॉन्ट्रैक्शन। और विदाउट कॉन्ट्रैक्शन में नीचे जाने पर साइज लगातार बढ़ेगा, और साइज लगातार बढ़ेगा तो आई लगातार कम हो जाएगा। तो ऑर्डर जो बन के आता है, ऑर्डर जो बन के आता है वो क्या आएगा? फ्लोरीन से कम क्लोरीन से कम ब्रोमीन से कम आयोडीन। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए आइए थर्ड नंबर पे चलते हैं। मुझे बताइए बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्या ये सेम पीरियड के एलिमेंट है कि नहीं है? बेटा है। अब आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ना, बाकी कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट तो तेल लेने गया, वो सब बाद में सीख जाओगे, पर पहले जब तक आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्या ये सेम पीरियड के हैं या नहीं है? बेटा है। सेम पीरियड में बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना होता है? जेड इफेक्टिव। क्या सिर्फ जेड इफेक्टिव या कॉन्फिगरेशन भी? कॉन्फिगरेशन भी। तो आपको इनका कॉन्फिगरेशन भी लिखना है। अच्छा अभी I1 की बात चल रही है, मतलब विदाउट रिमूविंग एनी इलेक्ट्रॉन राइट द कॉन्फिगरेशन। तो ये 2s2 है, ये 2p1 है, ये 2p2 है, ये 2p3 है। मुझे बताइए लेफ्ट टू राइट आई बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। पर साथ ही साथ H2P1 में एक्सचेंज हो जाता है, हाँ या ना? तो मुझे बताइए मिनिमम इनमें से कौन हो गया? ये पीछे आ गया, तो सबसे पीछे कौन आ गया? बोरॉन से ज्यादा, बेरिलियम से ज्यादा, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन। P3 का एक्सचेंज होता है कि नहीं होता है? होता है। किससे होता है? अब P4 दिया ही नहीं तो काहे का एक्सचेंज? जो ऑर्डर बन रहा है वो बना दो। ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले वाले केस पे। चलिए फोर्थ नंबर पे आइए। फोर्थ नंबर पे कौन दे रखा है? ये तीनों। बताइए ये न्यूट्रल है या चार्ज है? अगर चार्ज आया तो या तो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट होगा या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। क्या ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे? हाँ, डायरेक्ट मान ले, चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ये कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, 10 और 10, परफेक्ट है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अच्छा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यहां लिख देता हूं ताकि अगले क्वेश्चन के लिए जगह बच जाएगी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में कौन सा फैक्टर लगाते हो बेटा? जेड इफेक्टिव। मुझे बताइए N3 माइनस O2 माइनस और F माइनस, मुझे बताइए इनमें से सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव किसका होगा? पहले वाले का कि आखिरी वाले का? और जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसका अट्रैक्शन ज्यादा, और अट्रैक्शन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, और मुश्किल काम को कराने के लिए एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा। अच्छा अगले वाले पे आइए, फिफ्थ वाले पे। मुझे बताइए इस पे चार्ज है कि नहीं है? बेटा है। चार्ज है तो या तो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखना है। मुझे बताइए ये सब क्या है? अरे कल एक क्वेश्चन कराया गया था चक्रव्यूह वाला, याद आ रहा है कुछ? वही तो है। मुझे बताइए इसमें आपको कौन दिख रहा है? एक तो हीलियम, एक Li प्लस और एक Be2 प्लस। क्या लेफ्ट टू राइट आइसो इलेक्ट्रॉनिक में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बेटा बढ़ रहा है। और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा। लास्ट पे आइए, ये वाला केस बताइए क्या इस पे भी चार्ज है कि नहीं है? चार्ज आया तो या तो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है? बेटा हाँ। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे? जेड इफेक्टिव का। लेफ्ट टू राइट जाने पर जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, आईई भी बढ़ जाएगी। नोट कर लेने से अगले क्वेश्चन पे आइए उसके बाद। अब टाइप क्या है देख के चमकने चाहिए बेटा, है ना, टाइप्स पहचानने सीख जाए, क्योंकि अभी आप ईए और ईएन पढ़ेंगे तो उसमें भी टाइप्स मिलेंगे, और उसके बाद फिर ये सब टाइप्स आपको वापस से अगले साल ही मिलेंगे। तो उम्मीद करें कि अगले साल वापस से टाइप ना सुनने पड़े, अपन निकल जाए उसके पहले पहले, ठीक है ना। तो इसीलिए टाइप्स को आइडेंटिफाई करना सीखें। टाइप्स पहचान जाएंगे तो फैक्टर तो लगभग हर जगह वही लगते हैं,
लेफ्ट टू राइट वाले क्वेश्चन होंगे तो जेड इफेक्टिव ही लगेगा, एक आध बार कॉन्फ़िगरेशन लग जाएगा, टॉप टू बॉटम होगा तो शेल नंबर या रेडियस से हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक या डिफरेंट स्पीशीज होगा तो जेड इफेक्टिव लग जाएगा। तो कॉन्सेप्ट लगभग वही है हर जगह, कोई सा भी टॉपिक हो, लेकिन टाइप जब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे सॉल्व नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है मैंने आपको कल भी बोला था, बहुत बार नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है बेटा ये, और ये एक्चुअल में एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। जरा इस क्वेश्चन को देखें, आपको क्या क्या दे रखा है, क्या क्या पूछा गया बताइए। सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन दे रखा है और एल्यूमिनियम पूछा है। जरा इन चारों एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करिए, ये चारों एलिमेंट कौन सी कैटेगरी में आते हैं, 6 क्वेश्चन में से कौन सा टाइप है ये, कौन सा है ये, सेम पीरियड। भाई सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है जिसको पूछा गया, और सिलिकॉन है। तो पहले मैंने इसको पीरियड के हिसाब से अरेंज कर दिया। अब मुझे बताओ इनके आई के बारे में क्वेश्चन चल रहा है, आई के बारे में क्वेश्चन चल रहा है, तो पहले तो इनका आई का ऑर्डर बनाते हैं अपन, बाकी जो दिया है क्वेश्चन में उसको साइड में रख दो। मुझे बताओ क्या ये लेफ्ट टू राइट इन पीरियड का क्वेश्चन है या नहीं है बेटा, है। मुझे बताइए सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3s1, इसका क्या होगा 3s2, इसका क्या होगा 3p1, और इसका क्या होगा 3p2। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर आई बढ़ता है कि कम होता है बेटा, बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ क्या कहीं पर एक्सचेंज हो जाता है, क्या वो एक्सचेंज वाली एंटिटीज दी हुई है कि नहीं दी हुई है, दी हुई है। तो इसका मतलब एक्सचेंज कराइए, बताइए ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे कम सोडियम, अरे NS1 का आई तो अपने पीरियड में सबसे कम होता है। ये दोनों घूम जाएंगे, बताइए यहां कौन आएगा एल्यूमिनियम, यहां कौन आएगा मैग्नीशियम, और यहां कौन आ जाएगा सिलिकॉन। अब आप बताइए आपको क्वेश्चन में किस किस की वैल्यू दे रखी है वो देख लीजिए। मुझे बताइए सोडियम का वैल्यू कितना दे रखा है 496, एल्यूमिनियम का वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन को देख लो आराम से। मैग्नीशियम का वैल्यू कितना दे रखा है 737, और सिलिकॉन का वैल्यू कितना दे रखा है 786। जरा अपना क्रॉस वेरीफाई भी कर लो, क्या यहां से यहां जाने पर आई बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है। और क्या हमारा भी ऑर्डर यही बोलता था, हाँ मतलब अपन ने जो ऑर्डर बनाया वो परफेक्टली सही है। अब बताओ एल्यूमिनियम का वैल्यू क्या आएगा, इन दोनों के बीच में ही तो आएगा, और इन दोनों के बीच का वैल्यू ढूंढ लो। वो वैल्यू कौन सा है बेटा 577। क्या बात समझ में आ गई आपको। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ एग्जाम में, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, समझ में आना चाहिए बिल्कुल। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए या इस तरह से सोडियम मैग्नीशियम के अलावा एलिमेंट बदल दे, वैल्यू बदल दे, सॉल्व करने का पैटर्न यही रहने वाला है। चलिए ना, अब इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर, कौन होगा आंसर। कौन होगा आंसर, नन। क्यों होगा आंसर, किसी भी एलिमेंट के लिए सेकेंड आईपी का वैल्यू उसके फर्स्ट आई से कभी भी कम नहीं हो सकता है। चाहे आप मैग्नीशियम का फर्स्ट आई देखो और मैग्नीशियम का सेकंड आई देखो, तो मैग्नीशियम के फर्स्ट से मैग्नीशियम का सेकंड ज्यादा ही होगा। नियॉन का फर्स्ट देखो या नियॉन का सेकंड देखो, तो बेटा नियॉन का सेकंड उससे ज्यादा ही होगा। कार्बन का फर्स्ट देखो और कार्बन का सेकंड देखो, तो कार्बन का सेकंड ज्यादा ही होगा, और इसीलिए आंसर विल बी नन। चलिए है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हमने कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करा, 4 टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, डिफरेंट स्पीशीज। अब आते हैं 5वें टाइप के क्वेश्चन पे। 5वें टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है बेटा, 2 एडजेसेंट पीरियड, 2 एडजेसेंट ग्रुप और रैंडम वाले केस पे चलेंगे। 6th वाले पे क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आईई फॉर, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आईई फॉर चले आई है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा,
सबसे पहले 3 केस है, 3 में से 2 मैं बता देता हूं, एक आपको सॉल्व करना होगा, ध्यान दीजिएगा 2 मिनट के लिए। बेटा आपको क्वेश्चन दिया गया फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन सल्फर, वो बोला इसका आई का ऑर्डर बनाओ। पहली बात इस क्वेश्चन को देखिए, क्या ये चार्ज है या न्यूट्रल है? बेटा न्यूट्रल, इसका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक और डिफरेंट स्पीशीज सेम लिमिट तो नहीं होगा। क्या ये सेम पीरियड के एलिमेंट है? क्या ये सेम ग्रुप के हैं? अब बच्चा 5th और 6th वाला केस, 3rd 4th तो ये है नहीं। क्या ये 2 लगातार आने वाले पीरियड और 2 लगातार आने वाले ग्रुप के हैं? हाँ, आपको ये पहचान में अब आने चाहिए, क्योंकि रेडियस में भी यही तीनों पढ़े थे, आई में भी यही तीनों पढ़ रहे हैं, ईए में भी यही तीनों पढ़ेंगे और ईएन में भी यही तीनों पढ़ेंगे, तो ये आइडेंटिफाई हो जाने चाहिए। अब इतनी बार में नहीं हुआ तो नहीं होगा फिर, ठीक है। आइए बात करते हैं ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17। मुझे बताइए ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन सल्फर। और ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन क्लोरीन। लगातार आने वाले 2 ग्रुप और लगातार आने वाले 2 पीरियड के ये एलिमेंट्स हैं। याद करो जब रेडियस का क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किया था हम लोगों ने, तो रेडियस के क्वेश्चन में मैंने आपको नोट लिखाया था कि ऐसे क्वेश्चन को किससे सॉल्व करना है? आपको शेल नंबर से। किससे सॉल्व करना है? तो यहां पर भी आपको किससे सॉल्व करना है बेटा? शेल नंबर से। मुझे बताइए इनमें कितने शेल हैं? 2, और इनमें कितने शेल हैं? 3। जिसके पास 2 शेल है और जिसके पास 3 शेल है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल कहां पर होगा? 2 शेल वालों पे। और 2 शेल वालों से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, मतलब मुश्किल काम को कराने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा। तो इन दोनों के मुकाबले इन दोनों की आई ज्यादा। इसका मतलब हमें क्या पता चला? इधर देखो सल्फर क्लोरीन का आई कम और ऑक्सीजन फ्लोरीन का आई ज्यादा। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन फ्लोरीन को कंपेयर करता हूं, क्या ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड के है या नहीं है? बेटा है। और लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आई बढ़ जाता है। इसके बाद बताइए सल्फर क्लोरीन क्या लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड के है या नहीं है? बेटा है। और लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आई बढ़ जाता है। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर कुछ एक्सचेंज वगैरह भी हुआ करते हैं कि नहीं हुआ करते हैं? कहां कहां होते हैं? कहां कहां होते हैं? S2P1 और P3P4। मुझे बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4। ये P ब्लॉक का चौथा ग्रुप है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NP5। क्या P4 P5 में कोई एक्सचेंज होता है क्या? नहीं। तो इसीलिए यहां ट्रेंड नॉर्मल रहेगा। अगर कोई एक्सचेंज वाला ग्रुप होता तो वहां ऑर्डर एक्सचेंज भी होता। मुझे बताइए अब सल्फर और क्लोरीन में से मिनिमम कौन है? हम इंक्रीजिंग ऑर्डर बना रहे हैं। सल्फर क्लोरीन में से मिनिमम कौन है बेटा? सल्फर। उससे ज्यादा कौन हो जाएगा? क्लोरीन। तो सल्फर से ज्यादा क्लोरीन। और ऑक्सीजन फ्लोरीन में देख लो मिनिमम कौन है? ऑक्सीजन। और ज्यादा कौन है बेटा? फ्लोरीन। तो यहां आ गया ऑक्सीजन, यहां आ गया फ्लोरीन, ये आ गया आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का ऑर्डर इन एलिमेंट्स के लिए। ऑर्डर लिखे, नोट स्टेटमेंट बोल देता हूं, नोट भी लिख लेना, फिर आगे बढ़ते हैं बाकी 2 क्वेश्चंस पे या 2 टाइप्स पे। कौन सी कैटेगरी है ये बताइए? चारों पांचों में से 6 कैटेगरी में से कौन सा कैटेगरी है? 5वां है ना, 2 एडजेसेंट पीरियड और 2 एडजेसेंट ग्रुप। और हमने कौन सा लॉजिक लगाया है? शेल नंबर। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा इसके बारे में। फॉर एलिमेंट्स ऑफ 2 adjacent period and 2 adjacent groups, for elements of 2 adjacent period and 2 adjacent groups of P block, for elements of 2 adjacent period and 2 adjacent groups of P block, use shell number, use shell number, यूज शेल नंबर। ठीक है, तो शेल नंबर से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब आते हैं सेकंड और थर्ड वाले केस पे। बेटे सेकंड और थर्ड वाले केस पे आते हैं, तो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पे आप देखें जरा, टाइप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिएगा। बेटा नाइट्रोजन फास्फोरस ऑक्सीजन सल्फर, क्या ये अगेन ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स है या नहीं है? बेटा है। और एलिमेंट कौन से पीरियड के? बेटा सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड ही देगा आपको, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछता है सब का। ये नाइट्रोजन, ये फास्फोरस, ये ऑक्सीजन, ये सल्फर। मुझे एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चन जब 2 एडजेसेंट पीरियड 2 एडजेसेंट ग्रुप का रेडियस का क्वेश्चन हो, चाहे आई का क्वेश्चन हो, किससे सॉल्व करोगे? बेटा शेल नंबर से। इनका शेल नंबर कम है तो इनका आई ज्यादा, और इनका शेल नंबर ज्यादा है तो इनका आई कम। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये NP3, क्या ये NP4 है या नहीं है? अच्छा वैसे तो लेफ्ट टू राइट नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, वैसे तो लेफ्ट टू राइट आई पढ़ना चाहिए था, लेकिन P3 P4 में एक्सचेंज हो जाएगा और P3 P4 में एक्सचेंज हो जाएगा। बताइए मुझे मिनिमम आई किसका है? देख के बताओ जरा, इसको समझने में तो आना चाहिए ना आपको। बताइए मिनिमम कौन है? सल्फर। उससे ज्यादा कौन है? फॉस्फोर। उससे ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन। उससे ज्यादा कौन है? नाइट्रोजन।
एक ओ और होता तो स्पून बन जाता। अगला वाला तो कार्बन सिलिकॉन नाइट्रोजन फास्फोरस आपको सॉल्व करना है, आप अटेम्प्ट करिए उसको, सीधे आंसर बात करेंगे उस पर। हो गया, बहुत बढ़िया। बताइए क्या ऑर्डर आ जाएगा, सबसे कम कौन होगा, फिर 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 ठीक। यहां जब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हो ना, तो इस बात को लिखना है ना, P3 P4 में एक्सचेंज होता है, लिख लेना, P3 P4 में एक्सचेंज होता है, तो इसीलिए ऑर्डर रिवर्स हो गया उसमें P3 P4 का। चले है ना। अब ये जो हमने दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप की कहानी समझनी थी वो समझ ली। अब लास्ट टाइप के केस पे आते हो। लास्ट टाइप कौन सा समझना आता है, रैंडम वाला केस बेटा। तो रैंडम वाले केस के लिए आपके सामने एक फॉर्मूला लिख दिया गया है, एक तरीका लिख दिया गया, और तरीका क्या है बेटा, मेटल, सेमी मेटल, नॉन मेटल। नॉन मेटल्स का आई क्या होगा, सबसे ज्यादा। नॉन मेटल्स का आई क्या होगा, सबसे ज्यादा। सेमी मेटल का आई उससे कम, और मेटल का आई उससे भी कम। भैया मेटल की टेंडेंसी तो होती ही इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, तो उसको तो जरा सा एनर्जी मिलेगा और वो इलेक्ट्रॉन खटाक से लूज करेगा। और अगर नॉन मेटल की बात करें तो इसको तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती नहीं है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा। ठीक है, अब आइए इसके बेस पे क्वेश्चंस भी बात करेंगे। ये ऑर्डर लिख लो पहले, फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो ये वाला फैक्टर आपको लगाना है, जब रैंडम केसेस आपको मिल जाए तो आपको मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल, या मेटल, सेमी मेटल, नॉन मेटल वाला केस पता होना चाहिए। आइए आगे बात करते हैं, इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए, और ये दोनों क्वेश्चन जो लिखे ना, ये दोनों AI ट्रिपल में आ चुके क्वेश्चन है ना। पहले जब AI ट्रिपल हुआ करता था, अब तो जेई मेंस नाम हो गया है, तो ट्रिपल में आए हुए क्वेश्चन है। जरा एक बार फर्स्ट वाले का ऑर्डर बनाइए आप खुद स्वयं। आप क्या ऑर्डर बनाते हैं, टाइप पहचानिए पहले तो। टाइप पहचानने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम में टाइप पहचानने के लिए मैं नहीं रहूंगा, तो आपको खुद ही पहचानना पड़ेगा। वरना मैं रहता तो मैं बोल देता कि आराम से घर पे सो जाओ, देख लेंगे एग्जाम में सीधे। कोशिश जरूर करें ऑर्डर बनाने की, है ना, क्योंकि जब तक अपन ट्राई नहीं करेंगे तब तक सीख नहीं पाएंगे बेटा। गलत हो जाए हो जान दो, 1000 बार गलत हो जाए हो जान दो, शुरू से आखिरी तक गलत ही होता रहे, होने दो, कोई परेशानी नहीं। गलत होने से नहीं घबराने का। ट्राई जब तक नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे नहीं। मार्क्स कम आना, गलत होना, ये होना वो होना, ये कोई क्राइटेरिया है ही नहीं पढ़ाई का। ठीक है, घर वाले इसी से तोलेंगे आपको, लेकिन है ना। लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि अपन जितनी मेहनत कर सकते हैं अपन उतनी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दिस इज द क्राइटेरिया। अगर आप जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी नहीं कर रहे हैं तो आप फेल हैं, और आप जितनी मेहनत कर सकते हो उससे ज्यादा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल पास हैं। मार्क्स कुछ भी आए एग्जाम में, मार्क्स से मतलब नहीं है। एफर्ट्स में कमी नहीं रहनी चाहिए, जीवन में काश शब्द नहीं आना चाहिए। काश उस समय पढ़ लिया होता, ये काश जीवन भर परेशान करेगा आपको। ठीक है, तो काश नहीं होना चाहिए। चले बताइए पहले वाले का ऑर्डर क्या बना है बेटा, कौन सबसे ज्यादा, फ्लोरीन। चलो और बोलो, बोरॉन। अच्छा, और फॉस्फोरस। और किसी का कुछ अलग बन रहा हो तो बता दो, बोलो। बोरॉन, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, और
फॉस्फोरस और बोलो, और किसी का कुछ अलग हो तो बता दो। BPSF, ठीक है, और बोलो। और बोलो, है साइन उल्टे ऐसा। और कोई मल्टीवर्स में, एक्स्ट्रावर्स में और कोई हो, धुरंधर योद्धा बता दें। कोई ही मैन है, ही मैन बोला, ही मैन, सुपरमैन और वंडर वुमेन, है ना, इस तरह के हैं। फैंटम, बहुत बढ़िया है। चलो आइए इसके ऊपर बात करते हैं, सही आंसर क्या होगा और कैसे अप्रोच करना है। एक बात बताइए, इसको देखकर क्या टाइप पहचान में आ गया बेटा आपको? ये ना सेम पीरियड है, ना ये सेम ग्रुप है, ना ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ना ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है, ना ये दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप है। अब अगर ये टाइप नहीं पहचान पाए तो शत शत नमन है आपको, 21 तोपों की सलामी है आपको। और अगर आप टाइप पहचान गए हैं तो ठीक है, आप बने हैं नीट क्लियर करने के लिए। अब टाइप को पहचानने के बाद हमें इसको सॉल्व करना है। क्या ये रैंडम वाला केस है या नहीं बेटा? है। रैंडम केस में जब भी आई का क्वेश्चन आएगा, आपको सबसे पहले क्या चेक करना है? मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल। बच्चा क्या करता है? बच्चा लगाता है शेल नंबर। क्या लगाता है? बच्चे को दो ही चीजें याद होती है पीरियोडिक टेबल में, एक जेड इफेक्टिव और एक शेल नंबर। शेल नंबर कब लगाना है और कब नहीं लगाना है, ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं। ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, वरना जहां लगाना है उसके बदले कुछ और लगा दिया, और जहां नहीं लगाना है उसके बदले शेल नंबर लगा दिया, तो आप अगले साल यही पाए जाएंगे, यकीन मानिए। आप देखो यहां पर, अब आइए, अरे इसमें से कोई सही होगा, पर इधर बात करते हैं। मुझे बताइए सबसे पहले बोरॉन कौन से पीरियड का है बेटा? सेकेंड। फॉस्फोरस थर्ड, सल्फर थर्ड और फ्लोरीन सेकेंड। ये इनका पीरियोडिक टेबल का कुछ अरेंजमेंट अपन ने बनाया, ग्रुप 13, 15, 16, 17। इनमें से क्या आप बता सकते हो रैंडम केस में कौन मेटल है, कौन मेटलॉइड है, कौन नॉन मेटल है बेटा? बताइए बोरॉन क्या है? एनसीईआरटी क्या बोलता है? नॉन मेटल। होता क्या है? मैं तो शुरू से आखिरी तक मेटलॉइड ही मान के चलूंगा, क्योंकि आंसर भी मेटलॉइड से ही आएगा। आगे आइए, एनसीईआरटी नॉन मेटल बोलता है, लेकिन है ये एक्चुअल में मेटलॉइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये तीनों क्या है? नॉन मेटल, पक्के नॉन मेटल है। तो पक्के वाले नॉन मेटल बिल्कुल एकदम, है ना, खतरनाक वाले नॉन मेटल। मुझे बताइए मेटलॉइड और नॉन मेटल में से आई किसकी कम होनी चाहिए? मेटलॉइड की आई कम और नॉन मेटल की आई ज्यादा। मतलब बोरॉन गया सबसे पीछे और ये फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन गए आगे। यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इसको बच्चे क्या करते हैं? शेल नंबर, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, सेकेंड शेल आगे, थर्ड शेल पीछे, सेकेंड शेल आगे, थर्ड शेल पीछे, सेकेंड शेल आगे, थर्ड शेल पीछे। ईना चॉलवे। शेल नंबर कब लगाना है? जब या तो सेम ग्रुप हो, और या फिर इससे पहले वाला केस, दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप, पी ब्लॉक का केस हो, तभी क्या लगेगा? शेल नंबर। ये बात समझ लीजिए, बहुत जरूरी बात है। बच्चों को क्या, मास्टरों को नहीं समझ में आती, समझ लो, है ना, समझाने के काम आएगी किसी को आगे जीवन में। पीएसएफ की बात करें, मुझे बताइए, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। अगर तीनों ही नॉन मेटल है तो नॉन मेटल का आई तो ज्यादा, लेकिन तीनों में से कोई ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा, कोई कम नॉन मेटेलिक होगा। जो जितना ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा उसका आई उतना ही ज्यादा। एक बात बताओ, अभी ये थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज पे अपन जाएंगे। क्या टॉप टू बॉटम जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। और लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे ना, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। आपको पहले से पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आगे आने वाले लेक्चर्स में आप ये चीजें सीखोगे। लेकिन इतना मान के चलते हैं कि पीरियोडिक टेबल को देखकर इतना जानकारी होना चाहिए। याद करिए, पीरियोडिक टेबल जिगजैग, जिगजैग, उल्टा एन, इधर वाला मेटल, इधर वाला नॉन मेटल। लेफ्ट टू राइट आने पर कौन बढ़ रहा है? नॉन मेटल। इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है।
मुझे बताइए फास्फोरस, सल्फर और इधर मान लो क्लोरीन होता तो सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन होता? क्लोरीन है नहीं है, होता तो यही होता। और इन दोनों में से डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो इससे ज्यादा नॉन मेटेलिक ये है। इसका मतलब इससे 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 तीनों में सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक ये होगा। तो ये ऑर्डर में सबसे आगे चला गया। जो जितना ज्यादा नॉन मेटेलिक उसका आईई भी उतना ही ज्यादा। अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन आ गया? फास्फोरस और सल्फर। सर ये ज्यादा नॉन मेटेलिक है, ये कम नॉन मेटेलिक है। बिल्कुल परफेक्ट बात है, लेकिन जहां एक्सचेंज होता है वहां एक्सचेंज होगा ही होगा। और इसीलिए फास्फोरस चला जाएगा आगे और सल्फर चला जाएगा पीछे। करेक्ट ऑर्डर जो आपको मिल जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बोरॉन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, यही ट्रिपल ई में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। और मार्केट में आई किसको आता है किसको नहीं आता है, ये क्वेश्चन लेके निकल जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा गया बेटा वो है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सल्फर और आर्गन। आइए इसके ऊपर बात करेंगे। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सल्फर और आर्गन, है ना। इसको अगर आप देखें बेटा तो एक बात बताओ, ये भी ना सेम पीरियड है ना सेम ग्रुप है, एडजेसेंट नहीं है, तो ये रैंडम वाले केस में जाएगा। अब रैंडम वाले केस को हमेशा किससे सॉल्व करना है बेटा? मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल। मुझे बताइए ये दोनों क्या है? मेटल। कैसे पता चला ये दोनों मेटल है? एस ब्लॉक के हैं। और मुझे बताइए सल्फर और आर्गन क्या वो बालिका सीता गीता के राइट हैंड साइड आते कि नहीं आते? बेटा आते हैं, तो ये क्या हो गए? नॉन मेटल। मुझे बताइए मेटल और नॉन मेटल में से किसकी आई कम होती है? इसका मतलब है इन दोनों की आई कम और उन दोनों की आई ज्यादा। अब मेटल मेटल को कंपेयर कर लेंगे और नॉन मेटल को कंपेयर कर लेंगे। क्या ये हिंट होती है हमेशा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ? क्या ये दोनों मेटल सेम ग्रुप के हैं? डाउन द ग्रुप जाने पर आई कम, इसका मतलब स्ट्रोंशियम पीछे और कैल्शियम आगे। और मुझे बताइए सल्फर और आर्गन क्या सेम पीरियड के है कि नहीं है? और ये क्या है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। बेटा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का आई तो बहुत ज्यादा होगा, ये ऑर्डर बन के आ जाएगा। कितनों का ये ऑर्डर परफेक्ट है? बहुत बढ़िया। तीसरा प्रश्न आप लोगों के लिए स्क्रीन पर ये रहा। तो शेल नंबर वाला खेल कब खेलना है और कब नहीं खेलना है, यह समझना अत्यंत आवश्यक है, वरना शेल के चक्कर में निपट जाओगे। क्या ये वाला क्वेश्चन, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, आपको रैंडम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेटा आ रहा है। मुझे बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3p2 और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 5p5। अब जो शेल नंबर से खेल गया वो फैल गया। इधर ध्यान से देखिए, क्या दिखेगा उसे? उसे दिखेगा इसका शेल नंबर कम है तो इसका आई सबसे ज्यादा, इसका शेल नंबर ज्यादा है उसका आई सबसे कम। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। क्या बात समझ में आने लगी है आपको? तो बेटा आई का जो खेल है ना, वो खेलेंगे तो तबीयत से खेलेंगे। और ध्यान रखना कौन सा फैक्टर कब लगाना है। शेल नंबर हर जगह नहीं लगाते, वरना लगाने लग गए तो बेटा यहीं पाए जाएंगे, और मैं नहीं चाहता अगली बार यहां पाए जाओ। आगे बढ़ते हैं। अगला केस जो आता है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हम लोग आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आयनेशन एनर्जी। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, पहले इसको भी सॉल्व करो। ऑर्डर बनाना है आपको, बोरॉन, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और इन सब के लिए आपको I4 का ऑर्डर बनाना है। I4 का ऑर्डर बनाना है। एक क्वेश्चन और कर लो फिर आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशंस में। IE4 का ऑर्डर कल मॉड्यूल डिस्कशन रखा जाएगा, ठीक है ना, बता दिया है आपको। क्लास भी उसी में कंटिन्यू कर सकते हैं अपन। और अब ऑनलाइन रखना है कि ऑफलाइन रखना है उस पर विचार किया जाएगा। आपसे पूछा नहीं जा रहा, आपको बताया जाएगा।
वन वे कम्युनिकेशन इधर है ना, पूछा नहीं जाएगा, बताया जाएगा। और एग्जाम भी हो सकता है आपका सैटरडे को ना हो के संडे को हो। सैटरडे शायद ईद आ रही है। अब जो भी डिसाइड हो गया एक दिन तो करना ही पड़ेगा, तो वो देखते हैं क्या डिसाइड होता है। हो सकता है एग्जाम संडे को हो जाए तो फिर सैटरडे छुट्टी रहेगी, तो संडे एग्जाम हो जाएगा। और अगर सैटरडे होता तो फिर तो कोई परेशानी है ही नहीं। चले बेटा ना, अब बताइए बोरॉन, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपको किसका ऑर्डर बनाना है बेटा? Ie4 का। अब चलिए Ie4 के बारे में बात करते हैं। ध्यान सुनना, Ie4 का मतलब क्या हो गया? रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन। पहला स्टेप तो यही है। अगर किसी ने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं किए हैं, अगले साल यही पाए जाओगे वापस। ठीक है, ध्यान सुनो। मुझे बताओ बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। 5 में से कितने निकाल दिए? 3। बचे कितने? 2। क्या ये 1s2 बन गया? क्या ये कॉन्फ़िगरेशन देखकर दिमाग में कुछ चमकता है? क्या चमकता है? ये हीलियम कॉन्फ़िगरेशन है, और हीलियम कॉन्फ़िगरेशन का आई पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा, मतलब मैक्सिमम पे तो आपने बोरॉन, हीलियम मत लिख देना, फिर से बोल रहा हूं। क्या लिखोगे? बोरॉन, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तो बोरॉन के करस्पॉन्डिंग है। अब मुझे बताइए एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 में से 3 निकाल दिए, बचे कितने? 10। 10 का कॉन्फ़िगरेशन 2p6। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 निकाल दिए, 4 बचे, मतलब 2s2। 2s2। और इसमें 15 इलेक्ट्रॉन थे, 15 में से 3 निकाल दिए, 13 बचे, दैट इज 3s2। अब मुझे बताओ, ये तो हीलियम कॉन्फ़िगरेशन हो गया बेटा। 2p6 कौन सा है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और हीलियम का आई तो पूरे पीरियोडिक टेबल में ज्यादा, लेकिन इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन का आई भी तो ज्यादा हुआ करता है, तो ये दोनों तो उठ के मैक्सिमम पे चलेगा। अब इसको देखो, इन दोनों को देखो, क्या ये दोनों सेम ग्रुप के हैं या नहीं है बेटा? है। इसको मत देखना, इसको देखना। 2s2 3s2 सेम ग्रुप में, NH2 वाले ग्रुप में आएगा। क्या डाउन द ग्रुप जाने पर आई बढ़ता है कि कम होता है बेटा? कम होता है। तो इसका आई ज्यादा और इसका आई कम, तो जिसका आई ज्यादा वो आगे, जिसका आई कम वो पीछे। ये ऑर्डर बन जाएगा, ये ऑर्डर बन के आएगा। अब कितनों ने इस ऑर्डर में मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल लगाया? ईमानदारी से बताइएगा, कितनों ने लगाया? मैंने भी लगाया है। कितनों का ये आंसर आया? ऐसे हाथ ऐसे, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। हाँ, जिन्होंने मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल लगाया बेटा, उनका भी आंसर यही आना चाहिए था जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। यही आना चाहिए, यही आना चाहिए, क्योंकि आपको लॉजिक समझना है। ध्यान सुनिएगा, आपने इसको 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 देखकर मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल डिसाइड किया होगा। इसको 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 देखकर डिसाइड करना है। शक्ल से सॉल्व नहीं करना है, प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। यह है हीलियम, नियॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम। ये दोनों मेटल हैं, मेटल है, ये दोनों मेटल है। मेटल का ई कम। ये दोनों नॉन मेटल है, ये दोनों नॉन मेटल है। नॉन मेटल का ई ज्यादा। और फिर मेटल मेटल लगेगा, और नॉन मेटल नॉन मेटल लगेगा। कितनों के दिमाग में आ गई ये बात जो बोली गई है? तो आपको ये सिंबल देखकर कभी भी आप मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल लगा रहे हो ना, अभी पीछे वाले क्वेश्चन क्या थे? ये तो I1 था, तो जो शक्ल था वही प्रॉपर्टी थी। लेकिन यहां पर I4 है, तो शक्ल कुछ और बोलेगा, प्रॉपर्टी कुछ और बोलेगा। शक्ल के हिसाब से मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल लगाना नहीं है, प्रॉपर्टी के हिसाब से मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल लगाना है और आंसर तक पहुंच जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। अगला जो पार्ट आता है वो क्या आता है बेटा? एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन आता है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। एक बात बताओ बेटा, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की कि लूज करने की? लूज करने की। ठीक है, मेटल की कैरेक्टर। ध्यान सुनो, एक बात बताओ, अगर किसी एलिमेंट का आई कम है, कम है, तो बताइए वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा या बाद में लूज करेगा? जल्दी।
और जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या बोलेंगे, उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा? मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा। इसका मतलब हमें यहां पर एक पॉइंट मिलता है कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी ना, अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी ना, इसका मतलब है मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा। और या फिर हम इसको ऐसा लिख दें कि मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें हम लोग एक एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 मतलब कौन से आगे बेटा है? लीना की रफ से फरियाद, हाइड्रोजन मस्ट बी पोजीशनड सेपरेटली। तो हम केवल बात करेंगे लीना की रफ से फरियाद के बारे में। तो यहां पर हमने लिख लिया, ये फ्रांसियम नहीं ले रहा हूं, रेडियो एक्टिव है। मुझे बताइए क्या ये सेम ग्रुप के एलिमेंट है कि नहीं है बेटा? है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर बताइए एटॉमिक रेडियस बढ़ता है कि कम होता है बेटा? बढ़ता है। रेडियस बढ़ेगा तो बताइए आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जिसकी आई कम उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा। मतलब यहां पर डाउन द ग्रुप जाने पर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। भैया जिसकी आई ज्यादा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, वो बोलेगा और एनर्जी दो, और एनर्जी दो, और एनर्जी दो, तब जाके इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा। और जिसका आई कम उसको जरा सी एनर्जी मिली और उसने इलेक्ट्रॉन फेंका। इसका मतलब है इनमें से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? लिथियम या सीजियम? सीजियम। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। नोट डाउन करिए इस ऑर्डर को। तो डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात भी करी थी, लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। वो यहां पर भी आपको दिख जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगी बार बार जब हम, है ना, एसिडिक बेसिक नेचर की बात करेंगे। तो हमें ये दिमाग में बिल्कुल फिट होना चाहिए कि टॉप टू बॉटम जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। टेलीग्राम ग्रुप पे जिसको ज्वाइन होना हो वो इसको ज्वाइन कर लेना, और जिसको ना होना हो वो आराम से घर पे बैठिएगा। है ना, कल क्लासेस व्लासेस का कुछ होगा, इंफॉर्मेशन वगैरह जो रहेगा तो मैं इस पे शेयर कर दूंगा। चले, है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी आपको बात बताई गई है, प्रॉपर्टी बताई गई है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर बेटा, इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान से लिखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन gaseous medium? Which of the following is strongest reducing agent in gaseous medium? ऑप्शंस बोर्ड पे लिखे हुए हैं। Which of the following is the strongest reducing agent in gaseous medium? अब एक बात समझते बेटा पहले तो इस पे कि रिड्यूसिंग एजेंट कहने का तात्पर्य क्या है। ये बात बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट अगर कहना चाहते हैं तो बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट कहने का मतलब क्या हो गया? जिसका खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन लेने और देने से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी हम रिडॉक्स बता सकते हैं कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, किसका रिडक्शन हो रहा है। देखो, रिडक्शन ऑक्सीडेशन की ढेरों डेफिनेशंस होती है। गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके अलावा एक और बात आती है, एक पॉइंट में यहां पर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, लियो सेज गर। क्या बोला गया बेटा? लियो सेज गर। गर मतलब गुर्रा रहा है। लियो क्या कर रहा है? गुर्रा रहा है। अब लियो को एक शेर समझ ले, शेर गुर्राता है, तो लियो एक शेर का नाम है जो गुर्रा रहा है। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनिएगा।
इसका मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। कभी भी किसी को ये कंफ्यूजन हो कि भैया ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब मुझे बताओ, ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, ये सब मेटल है। मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इनमें से सबसे तूफानी रफ्तार से इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा बेटा? सीजियम। और जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसका उतनी जल्दी ऑक्सीडेशन होगा। और जिसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगा वो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। यहां पर बाजू में लिख लेंगे, फॉर गैसियस स्टेट यूज आईई। फॉर गैसियस स्टेट यूज आईई। फॉर गैसियस स्टेट यूज आई। क्वेश्चन में आपको गैसियस स्टेट के बारे में बोला गया है और गैसियस स्टेट के बारे में पूछा गया है, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में गैसियस स्टेट में आपको हमेशा किसको यूज करना पड़ेगा? आईई को। एक और प्रश्न लिखें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो ऊपर लिखा है, बस गैसियस के बदले एक्वस मीडियम लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम? Which of the following is the strongest reducing agent in aqueous medium? ऑप्शन यही चारों हैं। ऑप्शन यही चारों हैं। बताइए इस बार आंसर क्या होगा? इस बार आंसर होगा लिथियम। इस बार आंसर होगा लिथियम। अब जिनको इसके बारे में जानकारी है तो ठीक है। एस ब्लॉक में आपने एक बात पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नाम की एक चीज होती है बेटा, ईसीएस। ठीक है, जिन्होंने पढ़ रखा है ठीक है, नहीं पढ़ रखा है तो भी कोई परेशानी नहीं है। मैं जब एस ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। वैसे आपके फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर ही आता है। जैसे जूनियर क्लासेस में आप एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते थे कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। ऐसे ही एक्वस मीडियम में, पानी के अंदर, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव होगा, कौन जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, कौन जल्दी रिड्यूस होगा, उसका एक सीरीज होता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखकर आपको पता चलेगा कि इसका आंसर कौन होगा? लिथियम। तो अभी सिर्फ इसको टिक करेंगे, इसका कोई एक्सप्लेनेशन अभी आपको नहीं दिया जा रहा है। एक्सप्लेनेशन आपको कहां मिलेगा? एस ब्लॉक पे। वहां जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं खुद ही आपको बोल दूंगा कि पीरियोडिक टेबल में ऐसा एक क्वेश्चन मैंने करा रखा है। तो आप बस नोट कर ले, आंसर लिथियम है। और बाजू में लिख लेना, फॉर एक्वस मीडियम यूज ईसीएस। जैसे गैसियस में आईई यूज किया जाता है, वैसे एक्वस मीडियम में आपको क्या यूज करना है? ईसीएस। इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। एक्वस मीडियम की जब भी कहानी आएगी, सारा खेल एक ही चीज पे आके रुकेगा, और वो खेल किस पे रुकेगा? ईसीएस पे। बाकी इसके आगे का डिस्कशन देखेंगे कल। ओके बेटा, मॉड्यूल सॉल्व करके ले आना है ना कल सब लोग।